पिछले कुछ महीनों में पीएसयू बैंक के शेयरों में तेजी आई है। ऐतिहासिक रूप से संपत्ति की गुणवत्ता के मुद्दों के कारण सार्वजनिक ऋणदाताओं ने हमेशा अपने निजी समकक्षों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि हाल ही में सरकारी बैंकों के लिए निवेशकों की पसंद बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने बेहतर कमाई, संपत्ति और संपत्ति की गुणवत्ता के आंकड़ों में सुधार की सूचना दी है। कैनरा बैंक एक ऐसा पीएसयू बैंक है जिसने हाल ही में अच्छे नतीजे पेश किए हैं। इस वीडियो में हम कैनरा बैंक का मौलिक विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं कैनरा बैंक का इतिहास और अवलोकन। 1906 में स्थापित कैनरा बैंक एक लार्ज कैप सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसमें सरकारी हिस्सेदारी 62.93% है। इसे मंगलौर में स्वर्गीय श्री अम्मेम्बल सुब्बाराव पई द्वारा स्थापित किया गया था, जो एक प्रमुख वकील, बैंकर, शिक्षाविद और परोपकारी थे। 116 वर्षों के अपने इतिहास में बैंक ने कई चरण देखे हैं, जैसे कि 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और 2020 में सिंडिकेट बैंक का इसके साथ विलय कर दिया गया। मेरे इस वीडियो के बनाए जाने तक कैनरा बैंक 57,500 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक की 9,722 घरेलू शाखाएं, 3 अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं और 10.4 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवाएं देने वाली बैंक के 10,750 एटीएम हैं। यह दोनों सेवाएं प्रदान करता है, मतलब कि व्यक्तिगत बैंकिंग जिसमें बचत और जमा, ऋण उत्पाद, म्यूचुअल फंड, बीमा, डिपॉजिटरी और बहुत कुछ शामिल हैं। दूसरा है कॉरपोरेट बैंकिंग, जिसमें अग्रिम, आपूर्ति श्रृंखला, मर्चेंट बैंकिंग, सिंडिकेशन, आईपीओ निगरानी आदि शामिल हैं। उद्योग की समीक्षा। भारत में बैंकिंग क्षेत्र अच्छी तरह से नियमित और पर्याप्त पूंजी से पूंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक इस बैंकिंग उद्योग के नियम और कानून देखता है और इस क्षेत्र पर कड़ी से नजर रखता है। 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 46 विदेशी बैंक, 56 ग्रामीण बैंक, 1485 शहरी सहकारी बैंक और 96 ग्रामीण सहकारी बैंक भारत का बैंकिंग उद्योग बनाता है। उद्योग के विकास के बारे में बात करते हुए वित्त वर्ष 2016 में $1.15 ट्रिलियन से भारतीय बैंकों में जमा राशि हर साल 9.01% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में अनुमानित $2.10 ट्रिलियन हो गया है। परिसंपत्तियों के वितरण के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IBEF के अनुसार निजी क्षेत्र के 0.925 ट्रिलियन के मुकाबले $1.59 ट्रिलियन के साथ आगे है। हालांकि सरकारी बैंक पिछले 20 वर्षों में धीरे धीरे निजी बैंकों के लिए बाजार हिस्सेदारी खो रहे हैं। RBI के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक बैंकों के ऋण में बाजार हिस्सेदारी 2020 में घटकर 59.8% हो गई, जो सन 2000 में 79.40% थी। बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से निकटता से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हुए कामकाजी आबादी में वृद्धि, प्रयोज्य आय में वृद्धि, ऋण की औपचारिकता और इंटरनेट की उच्च पहुंच और पैठ, संपत्ति की वसूली और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से भारत में बैंकिंग उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कैनरा बैंक की आय वृद्धि। बैंक की ब्याज आय और अन्य आय को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि में सभी प्रमुख आयों में तेजी से वृद्धि हुई है। आप लोगों को बता दूं कि ये जो तेजी है सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक के संयुक्त आंकड़ों के कारण है। 1 अप्रैल 2020 से सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय कर दिया गया था। यह पूर्व विलय और विलय के बाद के परिणाम की तुलना को और अतुलनीय बनाता है, जिसके कारण ये वृद्धि असल में हुई थी। फिर भी हम नोट कर सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों में बैंक के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार हुआ है। NPA, NIM, कासा और अन्य महत्वपूर्ण अनुपात। यह खंड कैनरा बैंक के हमारे मौलिक विश्लेषण के भाग के रूप में महत्वपूर्ण अनुपातों और ऋणदाताओं की लाभप्रदता पर उनके प्रभाव को समझने के लिए समर्पित है। वीडियो में दी गई तालिका पिछले 5 वर्षों में कैनरा बैंक के महत्वपूर्ण अनुपातों पर प्रकाश डाला गया है और इससे हम ये नोट कर सकते हैं कि ऋणदाताओं के प्रदर्शन में 2 साल के नजरिए से भी तेजी से सुधार हुआ है। पहला है
सकल और शुद्ध एनपीए इसमें कमी आई है, जो कि लाभप्रदता में सुधार का संकेत है। दूसरा पीसीआर या फिर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, ये बताता है कि खराब कर्ज के कारण बढ़ते हुए नुकसान के लिए प्रबंधन ने कितना फंड अलग रखा है। हाल के वित्तीय वर्ष में उच्च अनुपात प्रबंधन की बढ़ी हुई समझदारी की ओर इशारा करती है। तीसरा है शुद्ध ब्याज मार्जिन या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन या NIM का विस्तार ऋणदाताओं के संचालन के लिए लाभप्रदता में वृद्धि को उजागर करता है, यानी कम लागत पर फंड मिलना और उच्च ब्याज दरों पर उसे ग्राहकों को देना। चौथा, इसी तरह इसके कासा अनुपात ने दिखाया है कि बैंक ने कुल जमा के प्रतिशत के रूप में अधिक चालू और बचत खाता जमा किया है। इस तरह यह कम लागत पर धन प्राप्त कर रहा है, क्योंकि इसे सावधि जमा पर अधिक ब्याज देना पड़ता है। पांचवा, किसी भी आर्थिक तबाही में नुकसान उठाने के लिए ऋणदाताओं की पूंजी बढ़ती हुई ताकत की ओर इशारा करती है। इशारा करते हुए पूंजी पर्याप्त बेहतर हो गई है। कैनरा बैंक की भविष्य की योजनाएं। पहला, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए प्रबंधन ने बॉन्ड के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए की पूंजी की योजना बनाई थी। आधे साल तक इसने 6,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। मतलब कि पूंजी विस्तार के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और बाद में अपनी ऋण पुस्तिका में वृद्धि कर रहा है, मतलब अपने लोन को फैलाएगा या बांटेगा। दूसरा है, इसने प्रमुख बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए संशोधित मोबाइल बैंकिंग ऐप्स और वेबसाइटों सहित अन्य डिजिटल पेशकश को बढ़ाया है। इन डिजिटल पहलों पर बेहतर फोकस से लंबी अवधि के ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ने और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। अब चलिए कैनरा बैंक का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 57,354 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 2.06% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 70,614 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 6,158 करोड़ का। स्टॉक का पे 6.05 है, ROE 9%, ROC 4% और डेट देखते तो कंपनी के ऊपर 11,32,626 करोड़ के निकुपत कर्ज है। वहीं कंपनी के पास इसी के अगेंस्ट में 1,82,391 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 10, पिछले 3 साल में 14 और पिछले 5 साल में 11% है इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 116, पिछले 3 साल में 116 और पिछले 5 साल में 35% है इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। CAGR देखते तो पिछले 1 साल में 67, पिछले 3 साल में 11 और पिछले 5 साल में -3% है इनका CAGR बढ़ा और घटा है। ROE देखते तो पिछले 1 साल में 9, पिछले 3 साल में 4 और पिछले 5 साल में 2% है ROE बढ़ा है। वहीं ROC पिछले 1 साल में 4, पिछले 3 साल में 5 और पिछले 5 साल में 5% है ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते तो प्रमोटर के इसमें 62.93% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 8.44, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 15.34 और बाकी बचा पब्लिक के पास 13.28% का स्टेक है। तो ये था दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। वीडियो में नई जानकारी जानने के लिए मिली हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।